हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा अगला लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। तो आज के लेक्चर से हम बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रोफाइल था उसका आखिरी पार्ट था। ऑलरेडी आप लोग पहले 2-3 प्रोफाइल कवर कर चुके थे, दैट इज़ आपका होमोजीनियस, लीनियर, वेरिएबल, सेपरेबल, बर्नौली वगैरह, ये सब आप ऑलरेडी +2 लेवल में कवर कर चुके थे। अभी यूजी में आकर के आपने सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिमेनिंग पार्ट था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, वो आपने कंप्लीट कर लिए। अभी आपका यूनिट 1 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें आपको ये स्टडी करना है कि अगर आपको पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ना आकर के फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन अगर आ जाता है, दैट इज हायर डिग्री एकदम से अगर बड़ा डिग्री अगर आ जाता है तब तो सॉल्व करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा 5 डिग्री ऑनवर्ड्स पॉलिनोमियल्स बेसिकली सॉल्वेबल भी नहीं होते डायरेक्टली आपका रैशनल रूट्स है ना। तो मिनिमम 2 to 3 डिग्री अगर आ जाता है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन, बट डिग्री अभी 1 नहीं होगा, डिग्री या तो 2 होगा या तो 3 होगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो उस प्रोफाइल के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम किस तरीके से डील करने वाले, कैसे हम सोचने वाले, कैसे समझने वाले, कैसे सॉल्व करने वाले, वो सारी चीज़ हम यहाँ से देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट 1 का जो रिमेनिंग 40% सेकेंड पार्ट आप बोल सकते हो वो स्टार्ट होता है और विद इन 2 to 3 लेक्चर्स ये भी कंप्लीट हो जाना है। मैक्सिमम 3 लेक्चर, मिनिमम 2 लेक्चर्स लगने वाला है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते। 3 तरीका होता है यहाँ पे सॉल्व करने का, है ना। बेसिकली वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है बस p x y बोल के, हालांकि तरीका थॉट जो है वो उसके पीछे सेम है, सारे जगह पे सेम है। आप एक जगह पे अच्छे से समझ जाओ, आगे की कहानी में भी ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाला है नहीं आपको, है ना। आपको मेंशन करके बोला भी जा सकता है कि इस पर्टिकुलर थ्रो p x y 3 प्रोसेस होता है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग p को डील करने वाले, p के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी p है क्या, इस चीज़ को अपन देखेंगे, बस एक नाम दिया गया है और कुछ नहीं, काम तीनों का ही सेम है, उसमें खास कोई डिफरेंस नहीं है, उसके लिए आप चिंता मत करो। काम सब जगह में सेम है, थॉट प्रोसेस सेम है, बस नाम अलग अलग है। तो अगर मेंशन करके बोला जाता है इसके थ्रू सॉल्व करना है तो कर दोगे, तीनों ही आपको कराया जाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से लिख करके दिया जाता है देन अकॉर्डिंगली आप पकड़ लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तो आपके पास खुला छूट है, आप किसी भी तरीके से करो, वो आपका मर्जी है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते। टू द पॉइंट चीज़ों को समझिएगा। हाँ, ये सब प्रूफ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, है ना, कि इक्वेशंस को सॉल्वेबल थ्रू ट्री आप कैसे करोगे, उसका सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करो, है ना। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली वगैरह में ऑलरेडी पूछता था, ये यूजी का आपका यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये भी आपको सॉल्यूशन वगैरह वो लोग डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा बिना प्रॉब्लम पूछे। ठीक है, तो उसका भी चांसेस बराबर रहता है। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है A to Z एक्यूरेटली एक एक चीज आप पढ़ लो, हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक और देखते हैं अकॉर्डिंगली क्या लिखा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है ना, हायर डिग्री बेसिकली मान लो आप 3 to 4 डिग्री तक सीमित रहेगा। तो जनरल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का बात करूं तो, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर अगर है दोस्त तब तो dy/dx ही रहेगा हर जगह पे, d² या फिर d³ ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब अगर अकर हो जाता है तब तो सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो सारी जगह पे dy/dx ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी डिग्री यहां पे ज्यादा हो गया, अगर डिग्री ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली dy/dx का जो पावर आता है ना, उसी को अपन डिग्री बोलते हैं, है ना। तो डिग्री तो यहाँ पे वेरी करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर जो हाईएस्ट पावर जो होता है dy/dx का, उसी को अपन डिग्री बोलते हैं। तो एज यहाँ पे हाईएस्ट पावर n आपको दिख रहा है, उसके बाद सारे पावर n से घट घट के आ रहा है 0 तक, तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस बोल सकते हैं, जहां पे ये जो P0, P0, P1, P2, Pn तक जो आपको कोफिशिएंट्स दिख रहा है डिफरेंशियल फॉर्मेट का, है ना, वो सारे के सारे फंक्शंस ऑफ क्या है, x और y। ये चीज आप मान करके रखिएगा, वो सारे के सारे क्या है, x और y का फंक्शंस है। ऐसा नहीं कि वो सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, हाँ आर्बिट्ररी की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, बट वो फंक्शन ऑफ x, y होगा। क्लियर है? सवाल में अपन देखने वाले, अकॉर्डिंगली आप चिंता मत करो, सारी चीजें आपको बताया जाएगा। अच्छा,
मेन मुद्दा क्या है कि भाई इसी इक्वेशन को हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते। बोले सर कौन सा फॉर्मेट? फॉर्मेट तो कुछ नहीं है, देखो फॉर्मेट तो सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला, ठीक है। बस dy बाई dx को अपन लोग क्या लिख देंगे? p लिख देंगे। बस dy बाई dx को अपन लोग क्या लिख देंगे? p लिख देंगे। उसमें और कोई ज्यादा कुछ अंतर आने वाला है नहीं, बस dy बाई dx को अपन क्या लिख देंगे? p लिख देंगे। सही बात है, क्लियर है? तो dy बाई dx के जगह पे p आ गया। तो ये जो सॉल्वेबल फॉर p का कहानी जो है वो क्या है, अपन बहुत आसानी से अरे ये pn तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट्स में काउंट होगा, आर्बिट्ररी एज अ फंक्शन ऑफ x और y। बाकी जो p दिख रहा है वो किसके जगह पे आया? dy बाई dx। तो dy बाई dx लिखो या p लिखो, बात बराबर है। इक्वेशन में p देकर के भी आपको पूछा जा सकता है सॉल्व करने को, या फिर dy बाई dx देके भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा। कहीं पे p स्क्वायर ना देख करके अगर आपको dy बाई dx होल स्क्वायर दे देता है तो घबरा मत जाइएगा कि बोला ऐसे की इक्वेशंस तो अपन किए नहीं, बिल्कुल किए, पकड़ना आना चाहिए आपको। सही बात है, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते, चलिए है ना, स्टार्ट करते। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? सबसे पहले सबसे पहले आपको बोला जा रहा है सॉल्यूशन को समझो, है ना। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, वो तो प्रोसेस एंटायरली अपन देखने वाले हैं, उसके लिए आप चिंता मत करो। बाकी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ कि आप ये समझो एक बार कि इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा, देखो दोस्त, उसको हम दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक कार्टेशियन फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं और एक पैरामेट्रिक फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म जो होगा उसमें क्या रहेगा? ऑब्वियसली एक्स वाई और एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स सी रहेगा, ठीक है। एक्स रहेगा, वाई रहेगा और एक और आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो, वाई स्क्वायर बराबर 2cx प्लस सी स्क्वायर। सही बात है। पैरामेट्रिक फॉर्म जो ये आपके लिए नया है, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x बराबर f1 ऑफ p कॉमा सी, मतलब x इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ p कॉमा सी एंड y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ p कॉमा सी, another function where the parameter is your p, that is a dy by dx। तो भाई बोलोगे सर सॉल्यूशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल रहे हो और आप आंसर में p को रख रहे हो, ये कहानी थोड़ा समझ नहीं आया। तो देखो अभी आप ये कहानी अगर समझ नहीं पा रहे हो, मतलब इसका मतलब यही होगा कि भाई ऐसा कोई इक्वेशन मेरे पास आ सकता है ना, जहां पे जिसको मैं p के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को, क्योंकि ये तो पूरा dy बाई dx के टर्म में एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट आपको दिख रहा है, अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट अगर सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली x और y का आंसर अपन p के टर्म में छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर उस फॉर्मेट में अपन छोड़ दें आंसर को, तब मैं उसको क्या बोलूंगा? जनरली ऐसा कोई केस हमारे पास आता नहीं, हम सॉल्व कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी अगर अराइज होता है देन उसको p के टर्म में भी आप आंसर छोड़ सकते हो, जिसको पैरामेट्रिक सॉल्यूशन आप बोलोगे, ठीक है। तो दिस टू इक्वेशंस टुगेदर विल गिव द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ जनरल सॉल्यूशन, है ना। द सिचुएशन अराइजेस ओनली व्हेन द एलिमिनेशन ऑफ p इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि p का एलिमिनेशन अगर पॉसिबल है तब तो x y और c के टर्म में ही आंसर आएगा कार्टेशियन फॉर्मेट में, ठीक है, तब पैरामेट्रिक का जरूरत ही नहीं होगा। समटाइम्स इवन द अबव फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, देन वी रिगार्ड द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशन टू बी इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तब अपन आंसर को इस फॉर्मेट में दे देते हैं। क्लियर है? जब बेसिकली अब इतना सा याद रखो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में आंसर आपको तभी देना पड़ेगा जब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, दैट इज p का इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब p सॉल्वेबल नहीं होगा जब, तभी अपन इस तरीके का चीजें सोचेंगे, ठीक है। सही बात है। चलो, तो ये तो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया। अभी अपने को ये सोचना है भाई, अभी अपने को ये सोचना है कि सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, ये बताओ। थॉट क्या रहेगा आपके पास? मैं बोलूंगा कि भाई ये एक पॉलिनोमियल मेरे को दिख रहा है, पॉलिनोमियल फॉर्मेट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ p एंड डिग्री। तो p का यहाँ पे, इस p का यहाँ पे अगर मैं देखूं रूट्स, कितने रूट्स आने वाले? n रूट्स आने वाले। तो अगर p का n रूट्स आने वाला है तो वो क्या आएगा? x और y के टर्म से फंक्शन ही आएगा ना। तो अगर मैं उन फंक्शंस को मान लो, एक को f1x, y, दूसरे को f2x, y, तीसरे को f3x, y, ऐसे करते करते डॉट fnx, y तक अगर मैं ट्रीट कर लेता हूं,
तो इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, p माइनस एफ वन एक्स कोमा वाई, बिल्कुल, इंटू p माइनस एफ टू एक्स कोमा वाई इंटू p माइनस एफ थ्री एक्स कोमा वाई डॉट डॉट p माइनस एफ एन एक्स कोमा वाई। बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि f1 f2 f3 से लेकर के fn तक सारे के सारे इसी इक्वेशन का क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अगर f1 से लेकर के fn तक ये सारे के सारे इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है, तो ये p माइनस f1, p माइनस f2, p माइनस f3, p माइनस fn तक ये जो n फैक्टर्स है वो इसी पॉलिनोमियल का ही तो फैक्टर होगा, इसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ही तो फैक्टर होगा ना। फैक्टर थ्योरम की तरफ डील कर सकते हो इस चीज को, सही बात है। तो उसी तरीके से अपन ने लिख दिए, तो इस जगह से n फैक्टर्स आ गया। अगर n फैक्टर्स आ गया है ना, ऑब्वियसली आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे एक p नॉट होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो p टू दी पावर n आएगा, बट यहाँ पे तो p नॉट p टू दी पावर n है, तो जरूर यहाँ पे एक p नॉट आना चाहिए था। बट इसको लगाओ ना लगाओ, क्योंकि सॉल्यूशन में तो ये p नॉट पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना। क्लियर है? चलो, तो यहां से आपके पास n इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अभी ये जो n इक्वेशन है इनको ध्यान से देखो, ये n इक्वेशन क्या है? ये था क्या, एक n डिग्री फर्स्ट ऑर्डर n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन था। तो उसी फर्स्ट ऑर्डर n डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने n टोटल n फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। समझो मेरी बात, यहां पे p आया, p आया, p आया, कहीं पे भी p स्क्वायर, p क्यू, p टू दी पावर n कुछ दिख ही नहीं रहा है, और p कौन है, dy बाई dx। मतलब ये तो पूरा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना, जो इतना दिन तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे। सही बात है, क्लियर है। तो बेसिकली मेन जॉब जो होगा इस प्रोफाइल में वो यही होगा कि एक फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आप कन्वर्ट करोगे एक उतने ही नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो डिग्री रहेगा उतना ही नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे, एंड देन उन सबका सॉल्यूशन निकालिए, उनको मर्ज कीजिए, आंसर दे दीजिए। सही बात है, ठीक है। तो मान लीजिए इन सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस का आंसर हो गया f1 x, y, c1, है ना। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, यहाँ पे c2, यहाँ पे cn, ठीक है। बट एक कंट्राडिक्शन है दोस्त। क्या कंट्राडिक्शन है जानते हो क्या? ये तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो आप जानते हो ये चीज आप बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े हो +2 लेवल में, मैंने भी आपको लेक्चर्स दिया था, फर्स्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखे होंगे कि भाई अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जितना है, सॉरी ऑर्डर जितना है, उसका सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स भी उतना ही आएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना है, उसका सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स उतने ही होंगे। तो अगर मैं बोल दूं कि ये सारे के सारे मेरा सॉल्यूशन है, तो यहां पे तो मेरे पास n आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, c1 c2 c3 डॉट cn। तो ये एक कंट्राडिक्टरी फैक्टर लगता है ना, ठीक है। दैट्स वाई मैंने अगले लाइन पे इन c1 c2 c3 cn तक सबको चेंज करके क्या कर दिया, c कर दिया, क्योंकि ये c अगर आर्बिट्ररी है तो ये c ही तो अलग अलग वक्त में अलग अलग n वेरिएबल्स ले सकता है ना, एज्यूम कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। क्लियर है? दैट्स वाई हमने c1 से cn तक इस कंट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए c1 से cn तक सबको c से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो नया सॉल्यूशन हो गया वो ये हो गया, और इन सारे के सारे सॉल्यूशन को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, यही हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई अगर 0 होता है तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0 और e इक्वल टू 0। तो इस चीज के अंदर ये सारे के सारे n इक्वेशंस तो मौजूद है ना भाई। क्लियर है ना? a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 को अलग अलग करके लिखना और ab इक्वल टू 0 लिखना एक ही तो बात है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री या फिर n डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो इसी चीज को आपको ध्यान से समझना था दोस्त। अगर इस चीज को आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, पूरा अच्छे से आप पकड़ लोगे, है ना। और इसमें पैरामीट्रिक का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे क्या आने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसका चिंता आप ना करें, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, एज इट इज मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पे भी आएगा इस तरीके से जो सॉल्वेबल वाला फैक्टर नहीं है ना, उस जगह पे बेशक आपको बताया जाएगा चीजें। क्लियर है? चलो, तो थियरी तो आप समझ गए होंगे, है ना। अभी जब तक हम प्रॉब्लम्स में नहीं जाएंगे तब तक हमारे को वो फील नहीं आएगा।
ठीक है, वो फील नहीं आएगा, वो हम फील ही नहीं कर पाएंगे कि सर चल क्या रहा है और एग्जैक्टली सॉल्यूशन बोला आप निकालोगे कैसे। थ्योरेटिकली तो चीज़ों को समझ गए सर, बट एक आध दो प्रॉब्लम अगर करा देते तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे 15-20 प्रॉब्लम लिया है ना, एक एक प्रोफाइल में इतना सारा प्रॉब्लम लेता हूँ, अब जानते ही हो। तो मैंने सफिशिएंट प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है, उनको प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ मैं करूँगा, कुछ आपके लिए भी होमवर्क जाएगा, ठीक है। एंड देन मिलजुल कर अपन चीज़ों को कवर कर लेंगे, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। क्लियर, सही बात। चलिए अब पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पी स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करने दिया है। क्या सॉल्व करने दिया है? पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, ठीक है। इसी इक्वेशन को ऐसे ना दे करके आपको ऐसे भी दिया जा सकता था इक्वेशन। अभी इसको देख करके आप घबराना मत एग्जाम में, सही बात है, इसको देख करके आप घबराइएगा मत, ठीक है। घबराएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको देख के पकड़ना पड़ेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर ये सेकंड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री आ गया तब तो कहानी थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ेगा। सही बात, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना, स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हमारा मेन एम क्या रहता है कि सर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? इस पी का ऊपर का जो स्क्वायर है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको आ जाएगा शायद, जरूर, बिल्कुल। तो पी के ऊपर का जो स्क्वायर है उसको अगर हटाएंगे तो ये कुछ ऐसे नहीं आएगा, सोच करके देखिए ना, बिल्कुल ऐसे आएगा, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, तो बोले सर पी को क्या करोगे? पी को dy बाई डी एक्स लिख देंगे दोस्तों, और क्या करेंगे इसमें? सही बात है। चलिए तो यहां से क्या आएगा? dy क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स टू दी पावर 3/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते अपन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट ए आ गया, एक्स टू दी पावर 3/2 इंटू डी एक्स आ गया, सही बात है। और यहाँ से तो y आ जाएगा, तो ये y आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ए आ गया, एक्स टू दी पावर 3/2 सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा बोलो? एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। और जब सारे इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा c, क्यों? चलो तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त? यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट ए प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए अपॉन 5 और x टू दी पावर 5/2, क्लियर। और इसी को इधर लेकर के आ जाते। अब ये प्लस माइनस अगर आपको पसंद नहीं है तो बोथ साइड स्क्वायर करके भी आंसर दे दो आप, क्या दिक्कत है? बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए और फाइनल आंसर आप कंक्लूड कर दीजिए। तो ये 4a², 25 को यहाँ पे लेके आना चाहते हो तो आ सकते हो बिल्कुल। ये x टू दी पावर 5 हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना? आसानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री को कन्वर्ट किस में करना है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? चलिए और क्या चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन आराम से अपना सॉल्व हो गया। आगे बात करते हैं। अभी ये भी इजीली आपको आप टैकल कर लोगे इसको, इसमें मेरा कोई खास ज़रूरत नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप डायरेक्टली होल टू दी पावर 1/3 ले लोगे एंड देन सिमिलर प्रोसेस में आपको सॉल्व करना है, उसमें और कोई ज़्यादा
दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी बहुत बच्चे मेरे को ऐसे भी बोलते हैं, जानते हो क्या, कि सर यहाँ से आपने ऐसे क्यों नहीं किए कि यहाँ से प्लस माइनस है तो 2 इक्वेशन आप ले लेते ना, एक हो जाता आपका ये, एक हो जाता सर आपका ये इसका सॉल्यूशन है ना, और एक हो जाता सर आपका ये कौन सा वाला माइनस, ठीक है ना। और फिर ना सर आप ऐसे कर देते चीज़ों को कि जैसे आपने थियरी में बताए थे, है ना, तो यहाँ से f1 ऑफ x, y, c क्या आ जाता, यहाँ से f1 ऑफ x, y, c कितना आ जाता, y माइनस 2 रूट a बाई 5 x टू दी पावर 5/2 माइनस c बराबर 0, और यहाँ से क्या आ जाता y प्लस 2 रूट a बाई 5 x टू दी पावर 5/2 माइनस c बराबर 0। फिर ये हो गया f2 ऑफ x, y, c, और ये हो गया f1 ऑफ x, y, c। इन दोनों को प्रोडक्ट करके जनरल सॉल्यूशन लिख देता, ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट करके जनरल सॉल्यूशन लिख देता। दैट इज जो सॉल्यूशन होता वो कहीं ना कहीं कुछ इस फॉर्मेट में होता। सही है, ये हो जाता आपका जनरल सॉल्यूशन। इसको भी आप बोल सकते हो जनरल सॉल्यूशन, इसको भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि दोनों ही जगह पे आपको एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है और वही होना चाहिए वास्तव में, क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है ना? बस हो गया कहानी साफ, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रह गया, अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा सा डरावना सवाल आपको दिख रहा होगा कि सर पता नहीं अंशन क्या क्या लिख दिया यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप अपना बेसिक्स पे स्टिक कीजिए, आराम से सवाल आपसे निकलता जाएगा, आप चिंता ही मत कीजिए। हम है ना, हम बता के दे रहे हैं, ठीक। बट उसके बाद प्रैक्टिस नहीं होगा, होमवर्क नहीं होगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये टफ लगना शुरू होगा और धीरे धीरे ये मैथमेटिक्स से सोशल स्टडी, हिस्ट्री, इंग्लिश, लैंग्वेज, ये सब में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। नंबर 3, सब्जेक्ट का फ्लेवर और फील ही गायब हो गया तो सब्जेक्ट बचता क्या है बोलिए, ठीक है। 4p स्क्वेयर x इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और RHS में हमारे पास क्या बचता है 3x स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए प्लस बी इंटू एक्स। बिल्कुल खाना पका हुआ है, बस आपका ऑब्जर्वेशन चाहिए माय डियर, कुछ नहीं चाहिए, विश्वास कीजिए। ऑफलाइन होता तो गजब फील दिलाता एकदम, सही बात है, क्लियर है। जरा ध्यान से देखिएगा इस फैक्टर को, इन तीनों को जरा ध्यान से देखिएगा। बोले सर 4p स्क्वायर, आपने तो बोले थे सबसे पहले, आपने तो चलो सर आपने बोले थे सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री, अगर है ये सेकंड डिग्री है ना, p के पावर में 2 दिया हुआ है तो सेकंड डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। करते सर, और क्या करते। तो यहां से क्या करेंगे, p स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो p स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ से अगर अपन p निकालने चले गए तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, न्यूमरेटर वाला आ जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 2, सही है 2। ओ सर सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये अंडर रूट नहीं आएगा, हट जाएगा ना ऑब्वियसली, तो नीचे वाला आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, बिल्कुल। तो बोले सर अभी क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे, और क्या है, p को लिख देंगे dy अपॉन dx, तो dx उधर चला जाएगा, घबरा जाएगा dx, बोलेगा मेरा तो दोस्त मिल गया, x वाला पूरा x का फंक्शन मिल गया ना, और क्या, और चाहिए क्या था कभी dx को, dx का नीड तो बस इतना ही था कि मेरे को मेरा साथ वाले के साथ दे दो, और कुछ नहीं चाहिए बोले। तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, कितना आना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सही बोला। तो यहाँ पे कितना आना है, ये एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, सही है। अभी बस आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, विश्वास करो, और कुछ नहीं चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए बस। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, कि बोलता है सर ये जो डिनोमिनेटर बैठा हुआ है ना सर, इंटीग्रेटी के तो करोगे, और क्या करोगे इसे,
बोथ साइड अभी तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख दीजिएगा, मैं और ये सब डिटेल में कर नहीं रहा हूँ, ये प्लस माइनस भी बाहर आ जाएगा, ये सब स्टेप्स आप मेंटेन कर लेना, मैं और लिख नहीं रहा हूँ। इंटीग्रेट ही तो करोगे ना बोथ साइड, और क्या करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि इधर फंक्शन ऑफ वाई आ चुका है कंप्लीटली, इधर फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है। इधर फंक्शन ऑफ वाई अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मेरे को तो 1 दिख रहा है, तो 1 इज अ फंक्शन ऑफ वाई। 1 तो दुनिया का किसी भी वेरिएबल का फंक्शन अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट को, क्यों? चलो, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपको थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है, बट अगर ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन आपको आता है तो आप फंसोगे नहीं यहाँ पे। बोले सर क्यों नहीं फंसेंगे? कि देखो ना सर, इस चीज का जो डिफरेंशिएशन है वो पूरा पूरा ऊपर बैठा हुआ है। क्यों? लग रहा है नहीं लग रहा है? इस चीज का डिफरेंशिएशन पूरा पूरा ऊपर बैठा हुआ है। तो बोले सर अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ रहता है तो अपन करते क्या है? सब्स्टिट्यूशन। और क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी सब्स्टिट्यूशन करने में भी आपको स्किल डेवलप करना है कि बोले कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है सर? आप v भी कर सकते हो, यहाँ पे t भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर t स्क्वायर अगर करोगे तो और बेहतर होगा क्योंकि t कैंसिल हो जाएगा। सही बात है ना? बिल्कुल सर। चलो, तो सब्स्टिट्यूट कर देते इस फंक्शन को, खत्म, इंटीग्रेट हो जाएगा, आंसर निकाल देंगे यहाँ से। और क्या, इसको t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो dt आएगा वो कितना आ जाना है? 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और इधर dx आ जाना है। सही बात है, तो प्लस माइनस इसके साथ जब dx जाके चिपकेगा तो ये dt बन जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा ट्वाइस। ओके सर, टी स्क्वायर क्यों नहीं कंसीडर किए? चलो कर लेते हैं, अभी भी तो कर सकते हैं, अभी भी तो समय है ना दोस्त। तो जैसे इसको x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt अपॉन dx आएगा जो कि उधर चला जाएगा। क्यों? सही बात है, बहुत बढ़िया सर, गजब का चीज है। तो 2t dt ऊपर वाले को लिख दी और नीचे वाले को 2 अंडर रूट टी स्क्वायर टी आ जाएगा। ये देखो 2t पूरा कैंसिल ही हो गया। अगर वो नहीं होता ना तो आपको dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन लिखना पड़ता जो थोड़ा सा हेडेक हो जाता आपके लिए, और इंटीग्रेशन ऑफ टी होकर के dt होकर के टी आ जाना है, और टी का वैल्यू अपन लिख देंगे यहाँ पे। सही बात है, क्लियर है दोस्त? तो यही फायदा है सब्स्टिट्यूशन का। सही बात है, और यहाँ से क्या आ जाना है? y आ जाना है। अभी इसको आप प्लस माइनस को रिमूव करने के लिए आराम से इसको स्क्वायर करके आप आंसर दे सकते हो। सही बात है क्या? चलो, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले सर यहाँ पे स्क्वायर ना करके अपन प्लस को 1 लेकर के और माइनस को 1 लेकर के दो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल करके प्रोडक्ट करके भी लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अपन पहले वाले सवाल में ही तो आपको वही अप्रोच बताए थे। क्यों? आराम से कर सकते थे, उसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर स्क्वायर करके आप प्लस माइनस रिमूव भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं पे भी अगर आप छोड़ दोगे तो भी आपको नंबर दिया जाएगा, उसमें भी खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन को लिख करके ज्यादा चिंता नहीं करने की कोई बात ही नहीं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, और चीज़ों को धीरे धीरे देखते हैं और वैरायटीज़ को देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को और अच्छे से समझते जाते हैं। क्यों? चलो इसको आप नोट कर लीजिएगा और प्रॉपरली हर एक स्टेप लिख करके बाकायदा नोट कीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। एग्जाम में आप ऐसे आधा अधूरा अगर लिखेंगे तो बिल्कुल आपका नंबर काटा जाएगा। ये आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 4 वाला तो मेरे को लग रहा है आप अभी आप इजीली टैकल कर लोगे। 4x को नीचे लेके जाओगे अंडर रूट में। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको भी देता हूँ, होमवर्क आप ही जानते हो। क्लियर है? चलो अभी अपन 5 वाले पे चलते हैं। अच्छा, बोले सर 5 वाला तो मजेदार है। क्यों सर? क्योंकि ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है सर। क्यों? चलो सोचते हो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर इक्वेशन को मैं कम स्पेस लगने के लिए p के मदद से लिख दिया। अभी एग्जाम में वही चीज p ना दे करके डिवाइड बाई dx के फॉर्मेट में भी आ सकता है और आने का वही ज्यादा चांस है, याद रखिएगा। इसी इक्वेशन को बोलो डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू डिवाइड बाई dx प्लस 12 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में भी दे सकता है। उस जगह पे गड़बड़ मत कर देना आप। ठीक है, अगर वैसे देता है तो बिल्कुल आपको अच्छे से चीजें पता होना चाहिए बकायदा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो पकड़ना आना चाहिए कि अगर जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री देखोगे तुरंत आपको पूरा क्लिक हो जाना चाहिए चीजें। सही बात। पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 बराबर 0। सही बात। तो यहां से सर अगर अपन फर्स्ट डिग्री निकालना चाहते तो क्या कर सकते हैं? इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इजीली आप फैक्टराइज कर सकते हो, है ना। 2 लीनियर फैक्टर्स में इजीली फैक्टराइज कर दीजिए और क्या चाहिए बस। ठीक है, तो जैसे इसको फैक्टराइज कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 3p और 4p क्लियरली दिख रहा है, उसके मदद से ही फैक्टर्स जनरेट हो जाएंगे।
तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं p माइनस 3 और ये आ जाना है आपका p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो p का वैल्यू यहां से आ जाना है 3 और 4। सही बात है, p का वैल्यू आपका आ जाना है यहाँ पे 3 और 4। तो p का वैल्यू अगर 3 और 4 आ जाता है तो आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, एक dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 और एक dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आ जाना है सर, यहाँ से dy इज इक्वल टू 3 dx आ जाना है। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, y बराबर 3x प्लस सी आ जाएगा और यहाँ से y बराबर 4x प्लस सी आ जाएगा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन अगर आप कंक्लूड करोगे तो क्या दोगे, ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना आ जाएगा, बस इसी तरीके से लिख देना इसी अंदाज में, और क्या, y माइनस 3x माइनस सी इंटू वाई माइनस 4x माइनस सी बराबर 0। सही है, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर, सही बात है, ठीक है। तो ये अप्रोच एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ, अप्रोच क्लियर है तो और किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, अगला वाला इक्वेशन आप देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें ज्यादा एक नया प्रकार की चीज आपको दिख रहा होगा, कोसाइन ऑफ एच एक्स। ये एच एक्स आपको शायद आज तक मिला नहीं होगा। इसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते, क्या बोलते हैं इसको, हाइपरबोलिक फंक्शन। बेसिकली पहले नॉन सीबीसीएस जो सिलेबस हुआ करता था उसमें तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब मिल जाता था ट्रिग्नोमेट्री में, बट एज अभी सिलेबस चेंज हो गया है तो शायद अभी पढ़े होंगे। मेरे को लगता नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप हाइपरबोलिक का इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा। तो चलिए मैं दे देता हूँ, बस फॉर्मूला जान करके रखिए, है ना। चाहे कोसाइन दे करके भी आ सकता है, और कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन 2। मेरे को जहाँ तक लग रहा है यही होता है ना, और साइन में शायद बीच में माइनस आ जाता है। बाकी एक बार मैं देख के कंफर्म करके आपको बता देता हूँ। सही, बस इतना सा होता है और कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से इतना सा ही होता है फ़र्क। बिल्कुल बिल्कुल, कोसाइन हाइपरबोलिक का वैल्यू यही होता है, साइन हाइपरबोलिक का वैल्यू भी यही होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो अभी क्या ही करना है, बोलो पी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस पी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, क्लियरली दिख रहा है, और प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p कॉमन आ जाएगा, p माइनस ई पावर एक्स आ जाएगा, क्यों, माइनस पी ई पावर माइनस एक्स प्लस 1। सही बात है, तो यहाँ से e पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस 1 अपॉन ई पावर माइनस एक्स जो कि e पावर x हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है दोस्तों। तो p माइनस ई पावर एक्स इंटू पी माइनस ई पावर माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आपको इजीली दिख रहा है, p इक्वल टू ई पावर एक्स और एक p इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर ई पावर एक्स और दूसरे वाले को dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा, dx को उधर भेज दीजिएगा, खत्म, दो आंसर मिलेगा। दोनों को कंबाइन करके पहले जैसे लिखे थे सॉल्यूशन वैसे लिख दीजिएगा, f1 ऑफ x, y, c इंटू f2 ऑफ x, y, c बराबर 0 विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। चलिए, ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये जाकर के एक थर्ड डिग्री आपको मिला। बाकी तो मेरे को तो जहाँ पे भी दिख रहा है सारे के सारे लगभग फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री है, ठीक है। तो वहीं तक सीमित रहता है, पैटर्न वहीं तक सीमित रहता है, समझो मेरी बात, क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर 3 डिग्री तक मैक्सिमम, 4 डिग्री भी देना बहुत ही रेयर है। क्यों रेयर है आप समझ रहे हो ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर ये फैक्टराइज हो जाता है तो इजीली आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर लोगे, है ना। अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से कर लोगे आप, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने ले रखे हैं यहाँ पे। बट अगर क्यूबिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे देता है और अगर ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है, देन आपको उस जगह पे बहुत झंझट हो जाएगा। अगर हिट एंड ट्रायल से इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है ना, फिर आपको रैशनल रूट थ्योरम वगैरह लगा करके उस पॉलिनोमियल को कैसे डील करेंगे, और रैशनल रूट थ्योरम लगाएंगे किसी, ये तो पॉलिनोमियल है भी नहीं, यहाँ पे पॉलिनोमियल में जगह पे जो भी कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो तो वेरिएबल के टर्म में आ रहे हैं ना, तो कैसे करोगे उसको सॉल्व, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, समझ लो, क्लियर। इसीलिए क्योंकि क्यूबिक हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक का हमारे पास कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तरह जो सिद्धाचार्य ने दिया था, सही है। इसीलिए उस प्रोफाइल में अगर क्वेश्चंस आएगा क्यूबिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक या फिर पेंटिक पॉलिनोमियल में अगर आएगा तो इजीली वो फैक्टराइज होने वाले प्रोफाइल दिखेगा।
अदरवाइज ऐसा प्रोफाइल आपको नहीं दिखेगा जो p⁵ के टर्म में या फिर 4 के टर्म में क्वेश्चन दिख रहा है और इजीली वो फैक्टराइज भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। चलो, तो इसको आप समझ के रखिएगा, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस आप इसको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री ही बोल सकते हो ये प्रोफाइल को, ठीक है। बहुत ही कम क्वेश्चन आपको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री का, और उसका रीजन भी क्या है मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे अपन चलते हैं, है ना, नंबर 7 पे, ठीक है। नंबर 7 जरा ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है सवाल में। p² x² प्लस pxy, p² x² प्लस pxy माइनस 6y² इक्वल्स टू 0। अच्छा, इतना देर तक तो आप इजीली चीजों को फैक्टराइज कर रहे थे, या तो p डायरेक्टली निकल रहा था या तो फैक्टराइजेशन करके निकल रहा था, ठीक है। बट यहां पे क्या आपको लगता है कोई फैक्टराइजेशन आपका काम आने वाला है? मेरे को तो नहीं लगता। तो यहां पे आपको क्या सॉल्व करना चाहिए? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधर ने दिया था, क्लियर है। तो अब ये बोलोगे सर क्वाड्रेटिक बनाए तो किस में बनाए, p में बनाए कि x में बनाए? ऑब्वियसली p में बनाओगे यार, क्योंकि आपको p ही निकालना है यहां से, सही बात है। x में थोड़ी ना बनाओगे, x निकाल के आप करोगे क्या इन टर्म्स ऑफ p? कोई फायदा तो होना नहीं, आपको तो p ही निकालना, तो ऑब्वियसली p में बनाओगे। सॉल्विंग द above quadratic in terms of p, we have p के टर्म में अगर क्वाड्रेटिक यहां से बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस b कौन हो जाएगा, ये तो वेरिएबल है तो b हो जाएगा xy प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ xy, सही बात है। तो ये 24 और एक 25 xy का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये आ गया आपके पास 5xy डिवाइडेड बाई ट्वाइस x²। x कॉमन ले जाओ तो इजीली ये कैंसिल आउट हो जाना है, ठीक है ना। दो आंसर आएगा, माइनस xy प्लस 5xy अगर ले लेते हो तो 4xy अपॉन ट्वाइस x², या फिर अगर दोनों कोई माइनस ले लेते हो तो माइनस 6xy अपॉन ट्वाइस x²। दैट इज यहां से आ जाना है आपके पास ट्वाइस y अपॉन x, या फिर माइनस थ्राइस y अपॉन x। 2y बाई एक्स माइनस 3y बाई एक्स। तो यहां से ये कितना आ जाना है, ट्वाइस y dy बराबर x dx, और यहां से आ जाएगा सॉरी ये तो dy बाई dx आएगा ना, तो dy अपॉन ट्वाइस y हो जाएगा इज इक्वल टू dx अपॉन x, और इधर dy अपॉन 3y इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन x। तो इंटीग्रेट अगर अपन कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x, ठीक है, सही बात है। और इसको आप ln c कांस्टेंट को आप ln c लिख दो तो बेहतर है, पूरा पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आ जाएगा इक्वेशन, सही बात है। और यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लो, ये ln y आ जाएगा माइनस ऑफ ln x आ जाएगा, और यहाँ पे भी ln c ले लो, क्या दिक्कत है, सही बात है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो कि ये हाफ को पावर में ले जाओ, लॉग का प्रॉपर्टी ये रूट वाई हो जाएगा और ये ln cx हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके पास रूट वाई बराबर cx हो जाएगा, तो y² माइनस cx बराबर 0। ये एक पार्ट आ रहा है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे y टू द पावर 1/3 और यहाँ पे c/x हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ से y टू द पावर 1/3 इंटू x बराबर c, है ना। और अगर क्यूब करना भी चाहते हो तो करो, क्या दिक्कत है उसमें, x³ y बराबर c³, ठीक है। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन जो आप कंक्लूड करोगे वो ऑब्वियसली क्या करोगे, दोनों से दो फंक्शन निकाल करके प्रोडक्ट करके आंसर दोगे। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाना है, एक हो जाएगा y² माइनस cx इंटू x³ y
माइनस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है, ये 7 भी निपट चुका है। ओके, ये 8। अच्छा, नंबरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये आ गया अगला पार्ट 8। क्लियर? चलो इसको तो मैं तो 7 देखिए करवा दूंगा, आप थोड़ा सा नंबरिंग करेक्ट कर लीजिएगा। सही बात, क्लियर? चलो, तो अभी मोटे मोटे तरीके से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक से फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर रहे, फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इजीली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा इंटेंशन क्या है, क्यों हम ये सब सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हम फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री को फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, ताकि मेरे पास एक आए या फिर 1000 आए, मेरे फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आ जाता है तो मैं इजीली इसको टैकल कर लूंगा। ठीक है, इसी थॉट को रखते हुए मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला प्रोफाइल निकालते। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। पी स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई, पी स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ट्वाइस वाई अपॉन एक्स पी प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यहां पे बोलोगे सर यहां पे अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो तब तो सर बहुत स्ट्रगल वाली सिचुएशन है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म देखो सर कितना गंदगी है। फिर इसका जब स्क्वायर करोगे, आप समझ पा रहे हो सर कि कितना बड़ा दर्द होने वाला है अपने को। क्लियर है? खैर, अगर आपके अंदर जिगरा है तो आप लगा के देख सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लगाना चाहते हो तो बेशक आप लगा सकते हो, उसमें क्या है। अदरवाइज पहले अगर आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है ना? डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, बी स्क्वेयर, तो बी तो यही है, इसका स्क्वायर -4, ए तो 1 है, इंटू सी दैट इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई एक्स। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या बोल रहा हूं, प्लस ट्वाइस ए बी होगा प्लस ट्वाइस बी सी होगा प्लस ट्वाइस ए बी होगा प्लस ट्वाइस बी सी होगा और प्लस ट्वाइस सी ए होगा। सॉरी, प्लस ट्वाइस सी ए जब होगा तब तो ये 4y आ जाएगा। ठीक है ना? सही बात है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे -4xy -4y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4y स्क्वायर बाई एक्स। ये निपट गया इसके साथ, ये निपट गया इसके साथ, ये निपट गया इसके साथ, और 4xy किसी के साथ निपटा नहीं, निपटा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। चलो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, बचा लिया आपको, नहीं तो मैं सोच रहा था शायद ये गड़बड़ करेगा। ठीक है, चलो, तो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व हो गया। तो अभी अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा भी देते हो इन टर्म्स ऑफ पी को वेरिएबल मान के, तो इजीली आप टैकल कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। प्लस माइनस अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू 1। सही है? तो एक बार अगर अपन प्लस लेकर के चलते हैं तो यहां से कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, प्लस लेकर के अगर चलेंगे तो कहानी कुछ ऐसा होगा, या फिर कहानी कुछ ऐसा होगा। तो वाई वाई यहां से निपट जाएगा, यहां से एक्स एक्स निपट जाएगा। क्लियर है? तो दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है आपके पास, वो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होंगे, देयरफॉर p का वैल्यू यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है, ट्वाइस वाई बाई एक्स माइनस ट्वाइस वाई डिवाइडेड बाई 2, ट्वाइस वाई बाई एक्स माइनस ट्वाइस वाई डिवाइडेड बाई 2, एंड देन अनदर वन इज dy बाई डी एक्स, क्योंकि p का वैल्यू तो dy बाई डी एक्स है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस वाई बाई एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। सही है? तो यहाँ से अगर अपन प्रॉपरली सॉल्व करें तो ये y बाई एक्स बचेगा माइनस वाई बचेगा। क्यों?
और यहाँ से अगर अपन देखें तो ये y बाई एक्स है और माइनस एक्स है। सही बात है क्या? क्लियर है? चलो, तो यहाँ से अपन कैसे सॉल्व करें? देखो यहाँ से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स आ गया, हाँ है ना। इस जगह से आप y को इधर भेज दोगे, भेज पाओगे ना? भेजा जा सकता है नहीं जा सकता? जा सकता है। तो प्लस वाई अगर नहीं यार, क्योंकि प्लस वाई अगर अपन भेजेंगे भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस वाई तो ये लीनियर का फॉर्मेट नहीं बनेगा ना, इक्वल टू वाई बाई एक्स आ जाएगा। तो वाई से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आएगा। या भाई वाई स्क्वायर आना चाहिए था यार, क्यों? ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीन आ गया। तो दोस्त मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं, या फिर हमने ही वाकई में कोई गलती किया है। सही बात है, बेशक सही बात है, हम लोग ही कोई गलत ना कर रहे। यहाँ तक तो सही है, आंसर तो मैच हुआ यहाँ तक, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ से ये लीनियर बनेगा क्या? ये तो लीनियर ही तो बन रहा है, लीनियर ही तो एक ही ऑप्शन है बनने लायक, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। सही बात है ना। y को y से जब डिवाइड कर दो 1 बाई वाई आ जाएगा, 1 बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स। यहाँ से तो काम नहीं होने वाला यार। क्यों दोस्त? एग्जैक्ट से कर सकते हैं क्या इसको? एग्जैक्ट इंस्पेक्शन से देखो तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स आएगा ना, और उधर y रहेगा अपॉन एक्स आएगा, तो एक और x लगा देते, y बाई एक्स आ जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट से हो जाएगा। क्यों? एग्जैक्ट से ये इजीली टैकल कर लोगे आप, है ना। नहीं तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता। और मैंने क्यों फर्स्ट लेक्चर में आपको बता के दिया था कि आप पुराने सारे चीज रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आपको देखोगे ना, है ना, जो बताया था वो फालतू में नहीं बताया था। अगर वो चीज आपको नहीं आता है ना, वेरिएबल, सेपरेबल, एग्जैक्ट, है ना, होमोजीनियस, ये सब नहीं आता है, तो अभी आकर के आप ये सब प्रॉब्लम में आधा करके आपको यहाँ तक करके छोड़ना पड़ेगा। फाइनल आंसर आप निकाल भी नहीं पाओगे। समझो मेरी बात? क्लियर है? इसीलिए बोला था, बेकार में कोई चीज नहीं बोलता हूँ मैं। यहाँ पे आप x से डिवाइड कर दो, माइनस वाई डी एक्स कर दो, एलसीएम ले लो, तो नीचे आ जाना है एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई। सही बात है। तो यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से आप डी एक्स को उधर भेज दो, ठीक है, डी एक्स को उधर भेज दो, ठीक है ना। तो और एक एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी एक एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया? ये डी ऑफ एक्स वाई बाई एक्स बन जाएगा ना। बेसिकली वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई होता है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो ये माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स बाई वाई, सॉरी वाई बाई एक्स, ठीक है, सही बात है। और यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये वाई बाई एक्स, और उधर से बचेगा डी एक्स। अभी इंटीग्रेट कर दोगे तो इजीली इंस्पेक्शन से सॉल्व हो गया। सही बात है। और इसको इंस्पेक्शन से करना चाहते हो करो, है ना, ये लीनियर से तो हुआ नहीं, अभी ये लीनियर से भी हो जाएगा। देखो, अगर इसको इंस्पेक्शन से करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि इसको लीनियर से करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले कैसे करेंगे सर? इसको भेज दीजिए इधर माइनस 1 बाई एक्स करके, और यहाँ पे माइनस एक्स रहने दीजिए, ठीक है। तो इसको देखिएगा, ये पूरा लीनियर का फॉर्मेट बन रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये देखो p इज इक्वल टू q, ये रहा q, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। तो दो सॉल्यूशन आएगा, दोनों सॉल्यूशन को मर्ज करके फाइनल आंसर दे देंगे, है ना। एक से f1 है x, y, c निकालेंगे, दूसरे से f2 x, y, c निकालेंगे, और फिर दोनों को मर्ज करके फाइनल आंसर कंक्लूड कर देंगे। सही बात है, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से कोई खास दिक्कत होना नहीं चाहिए यहाँ पे। सही बात, क्लियर? अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छे से नोट करके रखिएगा, क्योंकि सॉल्व करने के बाद एक फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री को जब हमने रिड्यूस किया, एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री
एक फर्स्ट ऑर्डर नहीं, मल्टीपल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। एज यहाँ पे p का पावर 2 है तो 2 ही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आएगा, बट वो दोनों इजी नहीं आ रहा है। पहले वो दोनों वेरिएबल सेपरेबल से इजीली सॉल्व हो रहा था, अब की बार ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं हो रहा है, ये स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बन रहा है। समथिंग आपका होमोजीनियस, लीनियर, एग्जैक्ट, इधर इंस्पेक्शन वाला कुछ भी बन जाएगा जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होकर के। सही बात है, ठीक है। तो इस प्रोफाइल को निपटाने के लिए अगर आपका बेसिक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एग्जैक्ट तो अभी आप सीखे हो, बट एग्जैक्ट से पहले भी आप 6 पार्ट सीखे हो, वो अगर आपको क्लियर नहीं है तो बड़ा स्ट्रगल करोगे, आप पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको मेहनत करने को बोल दिया था। अगर आप नहीं किए हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो दोस्त। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, हम लोग आगे बढ़ते, कहानी को और आगे लेकर के चलते। क्यों? चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 2p² और p² दोनों जगह पे p² ऐसा थोड़ी ना होगा। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है दोस्त, ऐसा ही है। हम क्या करें, यहाँ से p कॉमन ले लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ से p कॉमन ले लीजिए, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन। हाँ, ये तो फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, ये तो आपका होमवर्क बनता है यार, ये तो फैक्टराइज हो गया, इसमें तो खास कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। ये p कॉमन लीजिए, क्यूबिक तो देखने को लग रहा है, बट हकीकत में तो क्यूबिक नहीं है ना, क्योंकि हकीकत में क्यूबिक तभी होता जब यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी होता जो p के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तब ना जाके ये फैक्टराइज, डायरेक्टली p कॉमन नहीं आता, ये क्यूबिक से ही फैक्टराइज करना होता। बट अभी तो ये क्वाड्रेटिक है ना, क्योंकि p कॉमन लेने के बाद ही ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ p, और इजीली आप अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर दीजिएगा, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या दिक्कत है उसमें। सही बात है। आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं हम लोग। नंबर 9 को देखते चलिए, 9 को देखते हैं। p इंटू पी प्लस वाई, मैं फॉर्म करा के छोड़ दूंगा, p इंटू पी प्लस वाई बराबर x इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू एक्स प्लस वाई। सही बात है। तो p इंटू पी प्लस वाई बराबर x इंटू एक्स प्लस वाई, यह है हमारा फॉर्मेट जो हमें दिख रहा है। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, p² प्लस पी वाई, है ना, माइनस एक्स वाई माइनस x²। तो यहां से ये दोनों और इन दोनों को फैक्टराइज कर सकते हैं ना अपन, तो ऊपर वाला बन जाएगा फर्स्ट और फोर्थ मिल करके p प्लस एक्स इंटू पी माइनस एक्स, तो यहाँ से y कॉमन आएगा तो ये p माइनस एक्स बन जाएगा, तो ये p माइनस एक्स और ये बन जाएगा p प्लस एक्स प्लस वाई। सही है। तो या तो p का वैल्यू x हो जाएगा या तो p का वैल्यू माइनस एक्स माइनस वाई होगा। सही बात है। ठीक है। तो ये तो इजीली वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, ये तो इजीली वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। और ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कर लीजिएगा आप। ठीक है। अगला पार्ट कोई वेरिएशन अगर नहीं होता है तो शायद होमवर्क दे दिया जाए। ये सब चुटपुट सवाल है सारे के सारे, मेरे को तो लग नहीं रहा एक भी करने लायक है यार, क्या ही करोगे। चलो ये सब होमवर्क दे देते, आखिरी वाला कर लेते, इसी प्लेटफॉर्म में दिख रहा है। 12 नंबर वाला देख लेते एक आध बार, क्यों? चलो 12 नंबर वाला देख लिया जाए, क्यों? उसके बाद और 5 दिख रहा है। चलिए इजीली निपटा देंगे यार, ये सब क्या है, बच्चों वाले खेल ही यार, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर ही ये सारे के सारे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है ना, वही हायर डिग्री कर दिया तो उसको रिड्यूस कर दो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, और क्या। मैं तो सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। अगर आप वेरिएबल सेपरेबल से जा रहा है तो करो, होमोजीनियस से जा रहा है तो करो, लीनियर से जा रहा है तो करो, कुछ भी से नहीं जा रहा है तो रिड्यूसिबल टैग कर लो। अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो एग्जैक्ट कर लो, एग्जैक्ट भी फेल हो गया तो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट कर लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का 5 फॉर्मेट है, उससे कर लो, किसी न किसी से कर ही लोगे दोस्त। ठीक है, चलो। और ऐसा तो कोई खास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा नहीं जो आप किसी से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आ रहा है वो सारे के सारे, तो ऑब्वियसली छोटे होंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर वाला देखते हैं। p² x² माइनस 2pxy प्लस 2y² माइनस x², 2y² माइनस x² इक्वल्स टू 0। ओके,
सो p निकालते हैं यहाँ से, माइनस बी हो जाएगा 2xy प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ट्वाइस xy प्लस माइनस, हाँ यहाँ से अगर देखें तो ये 4x टू दी पावर 4 दिख रहा है और माइनस में 4 माइनस 8 तो माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स, तो ये ट्वाइस एक्स आएगा कहीं ना कहीं और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। ट्वाइस एक्स को हटा दीजिए, सही बात है। तो ये कितना आ जाना है, सही बात है, ठीक है। तो अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। दो प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से मिल रहा है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको कैसे सॉल्व करना है उस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्त, क्लियर है। तो ऑलरेडी एग्जैक्ट में मैं आपको इंस्पेक्शन में ये सब पैटर्न आपको आखिरी लेक्चर में ही कराया, ठीक है। एक आध मैं ट्राई कर लेता हूँ, बाकी एक आध आप ट्राई करके कर लीजिएगा, सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा, उसमें क्या है, क्लियर है। चलिए, dy अपॉन dx y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्यों? अच्छा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, प्लस दिस अपॉन एक्स। तो ये जब उधर जाएगा, जा करके जब एलसीएम होगा तो ये एक्स डी वाई माइनस वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एक्स, सही बात है। तो इस dx को उधर भेजिए, मान लीजिए इस dx को उधर भेज देते, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लगा देते, क्यों? सही बात है। तो इजीली ये क्या बन गया, ये वाला फॉर्मेट बन गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल देते तो बाहर से एक्स आएगा, सही बात है। और यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, क्लियर है। तो इसको निकाल देते हैं, ऐसे हो जाएगा, क्यों? वो माइनस और ये dx बाई एक्स, सही है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, dt बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये ln x आ जाएगा। तो सारे के सारे अगर ln में आएगा, शायद ये ln में नहीं आएगा, साइन इनवर्स में आएगा, आप कर लीजिएगा dt बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और t को फाइनली y बाई एक्स रख दीजिएगा। सिमिलरली उधर से सिमिलरली सॉल्यूशन आएगा आपके पास, फिर दोनों सॉल्यूशन को क्लब करके फाइनल सॉल्यूशन दे देना, खत्म बात, क्लियर। चलो आगे की बात करें, इरेज कर दो, सही बात है। चलिए आगे की बात करें, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते, ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है, इसको पकड़ते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4, y पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4 इंटू पी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस पी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर बराबर 0। मेरा वीडियो ठीक ठाक चल रहा है नहीं? ओके, देखो अभी यहां से इसको कैसे सॉल्व करें।
ठीक है, भले आप इसको सॉल्व कर लो, मैं जानता हूँ कि इसको आप शायद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, थोड़ा सा फाइट मारो इसके साथ, इजीली शायद ये सॉल्व हो जाए। यहाँ से पहले इसको एलसीएम वगैरह ले लो, है ना भाई। ऐसे अगर इसको कन्वर्ट करोगे यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, सही है, तो यहाँ से एक्स क्यूब आएगा, है ना। एलसीएम लेने के बाद इजीली ये निपट जाएगा दोस्त, क्यों। तो यहाँ से आराम से आप मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, क्योंकि इसका स्क्वायर जो होगा वो 4y² x⁴ होगा, है ना। 4y² x⁴ होगा, और जैसे ही ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 4y² x⁴ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, जो दो टर्म बचेगा उससे इजीली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक अप्रोच तो आपके पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये मैं भी समझ रहा हूँ, उसके मदद से तो आप कर ही लोगे। क्लियर है, चलो दूसरा अप्रोच मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, ऑब्जर्वेशन, कि बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी आप यहां से निपट सकते हो। कैसे निपटा सकते हो चीजों को मैं दिखाता हूं आपको, सही है। उस ऑब्जर्वेशन को दोस्त ध्यान से थोड़ा सा पकड़िएगा, इस टर्म को जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, y² x² का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, है ना। अच्छा, तो अच्छा नहीं, इससे फायदा नहीं होगा, इस टर्म से फायदा नहीं होगा। p² को पकड़ते और y/x होल स्क्वायर को पकड़ते तो ये चीज बन जाएगा, क्योंकि मेरे को ट्वाइस भी वाला टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो तो चाहिए, वो तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, बाकी कांस्टेंट टर्म तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, सही है। और यहां से बोलोगे सर p वाला टर्म तो बच गया, हाँ बच गया, बिल्कुल मैं भी जानता हूं बच गया, बट एक फायदा होगा, क्या होगा मैं आपको दिखाना चाहता हूं वही चीज। ओके चलो, तो p² y² उधर चला गया और ये माइनस में चला गया, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चीज है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, बिल्कुल बन गया। यहां से p² y² कॉमन ले लो, यहां पे 1 - y² x⁴ बनेगा, सही बात, क्लियर। चलो, तो यहां से अगर मैं p - y/x निकालूं तो ± py इंटू √1 - y² अपॉन x⁴, सही बात, क्लियर। बस अभी देखो p का पावर जो 2 डिग्री था पहले, वो रिड्यूस होकर के 1 डिग्री में आ गया, तो अभी बस p को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 इक्वेशन इजीली मिल जाएगा आपको बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए, ठीक है ना। p को कॉमन ले लीजिए ना, उस तरफ लेकर के चले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस उस तरफ चला जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। बस यही गेम था इसके अंदर, और कुछ नहीं। और सिंप्लीफिकेशन उसके बाद तो थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक आ जाएगा आपका यहाँ पे एक आ जाएगा इक्वेशन ऐसा, एक आ जाएगा इक्वेशन आपका ऐसा, यहाँ से आप p को dy/dx, p एज ए फंक्शन ऑफ f(x, y) वो निकालना सबसे पहला काम है, वो निकल चुका है। अभी यहाँ पे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। और दूसरा आ जाएगा आपका ये p यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1 + y, ये वाला, क्लियर। यहाँ से दो जगह से सॉल्व कीजिए आप, x y एज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, बिल्कुल आपको बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे इजीली हो जाएगा। बाकी ये सब आपका होमवर्क रहेगा यार, ये सब इजीली आप कर सकते हो, इसमें खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देना है ना। अभी सॉल्व करके बस क्या बोला है सवाल में समझ जाना कि कर्व, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो फैमिली ऑफ कर्व को अगर रिप्रेजेंट करेगा वो, तो वो फैमिली ऑफ कर्व अगर π/2, 1 से पास हो रहा है तो आपको ओरिजिनल कर्व का इक्वेशन निकालना है। मतलब ओरिजिनल कर्व मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है ना, क्योंकि आपके पास तो इनफाइनाइट कर्व्स होंगे ना, फैमिली ऑफ कर्व्स है। अभी उन इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व्स में से तो ऐसा इकलौता एक ही कर्व होगा ना जो π/2, 1 से पास होगा,
और इस चीज का प्रूफ भी आपको मिल जाएगा कि π/2, 1 जब आप पुट करोगे उस जनरल सॉल्यूशन में तो देखोगे c का यूनिक वैल्यू निकल करके आ रहा है। अगर c का यूनिक वैल्यू निकल करके आ रहा है तो एक ही कर्व ऐसा होगा, है ना। तो उस जगह से c का वैल्यू पे आप वही वैल्यू पुट कर दोगे, जनरल सॉल्यूशन में जो c का वैल्यू निकल करके आएगा वही आप उस जगह में पुट कर दोगे तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। ये इक्वेशन क्लियर है, तो बस उसको सॉल्व कर देना, खत्म बात। क्लियर है, और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप इजीली कर सकते हो, है ना। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद आप क्या लिखोगे, एज द गिवन कर्व represented by equation this passes through the point π/2, 1, therefore π/2 और 1 satisfy करा के आप c का वैल्यू निकाल दोगे और c वापस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दोगे। क्लियर है, जो कि आपका उस पर्टिकुलर कर्व का इक्वेशन होगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फैमिली में तो है बट इस पॉइंट से पास कर रहा है, और वही कौन होगा, ये। तो इजीली आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो क्योंकि ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। सही बात है। चलिए मैं आपको आखिरी एक आध क्वेश्चन करा के देता हूं तो पूरा प्रोफाइल आपका क्लियर हो जाएगा कि बोला एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री को सोचते कैसे हैं और खास करके पी के थ्रू अपन कैसे सोचते। अगले आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन ये भी देखने वाले हैं कि और दो मेथड है हमारे पास, एक्स और वाई के थ्रू कैसे सोचते हैं, वो भी अपन सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। क्लियर, चलो। बाकी यूनिट्स इस यूनिट से काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है। p² y² cos² अल्फा, p² y² cos² अल्फा, सही बात है, -2pxy sin² अल्फा, -2pxy sin² अल्फा, और उधर आ जाएगा y² - x² sin² अल्फा प्लस y² - x² sin² अल्फा इक्वल्स टू 0। सही बात है, क्लियर। चलो, तो यहां से अगर अपन बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले सोचेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के पूरा इजीली आप टैकल कर लोगे, इसको लगाना चाहते हो तो लगा के देख सकते हो। P = -b, -b में कितना आ जाएगा, 2xy sin² अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट b² कौन होगा, इसी चीज का स्क्वायर आएगा अंदर, 4x² y² sin⁴ अल्फा माइनस 4a कितना है, ऑब्वियसली y² cos² अल्फा होगा a इंटू c कितना हो जाएगा, y² - x² sin² अल्फा डिवाइडेड बाई ट्वाइस a दैट इज 2y² cos² अल्फा ट्वाइस xy sin² अल्फा प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा तो क्या आने वाला है, देखो ज़रा ध्यान से, 4x² y² sin⁴ अल्फा प्लस 4y⁴ cos² अल्फा, सॉरी ये माइनस में जाएगा, और प्लस 4x² y² sin² अल्फा इंटू cos² अल्फा डिवाइडेड बाई ट्वाइस y² cos² अल्फा। सही बात है, क्लियर। तो यहां से इजीली मैं एक चीज कॉमन लेके जा सकता हूं, यहां से इजीली आप एक आध चीज को कॉमन लेके जा सकते हो, वो क्या है, 4x² y² sin² अल्फा को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे sin² अल्फा, यहाँ पे cos² अल्फा बचेगा, दोनों का समेशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 4y⁴ cos² अल्फा। क्लियर है, चलो 2y² cos² अल्फा, तो यहाँ से 4y² इजीली कॉमन जा रहा है ना, 4y², तो यहाँ से बाहर आएगा तो ट्वाइस y बचेगा, और यहाँ पे x² sin² अल्फा माइनस y² cos² अल्फा डिवाइडेड बाई ट्वाइस y cos² अल्फा। सही है, तो ट्वाइस y और यहाँ से ट्वाइस y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x है sin² अल्फा और अंडर रूट में बचेगा x² sin² अल्फा माइनस y² cos² अल्फा डिवाइडेड बाई y cos² अल्फा। सही है, और ये हो गया आपका dy/dx। तो इसको डिवाइड कर दीजिए अकॉर्डिंगली, डिवाइड कर दीजिए इसको,
तो ये कितना आ जाना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ऑब्वियसली टेन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और प्लस माइनस में ये कितना बचेगा, प्लस माइनस में ये कितना बचेगा वो भी समझना पड़ेगा। क्यों, प्लस माइनस में ये कितना बचेगा वो भी समझना पड़ेगा तो दोस्त। तो प्लस माइनस में ये कितना बच रहा है, यहाँ से प्लस माइनस में जो बच रहा है उसी को रहने दो, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो खास करके क्या करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा ज़रूर कॉमन ले सकते थे अपन लोग, ताकि यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा आ जाता, बट ऐसे ये नहीं आ रहा है तो अभी और करके कोई फ़ायदा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या करोगे। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई वाई कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाएगा। क्यों दोस्त, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पार्ट में चला जाएगा, है ना। वाई कॉस स्क्वायर अल्फा तो चला गया उधर, तो डी एक्स एक्स साइन स्क्वायर अल्फा भी चला गया, वाई कॉस स्क्वायर अल्फा डी वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स, और उसके नीचे अपन हाँ वही कर सकते हो, कोई एग्जैक्ट कर सकते हो यार, एग्जैक्ट कर लेना मेरे ख्याल से। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे क्या किया है, बट एग्जैक्ट कर सकते हो, एग्जैक्ट कर लोगे तो इजीली शायद हो जाएगा मेरे ख्याल से ना। एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, इसके टर्म में एग्जैक्ट बनाया, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, एग्जैक्ट कर सकते हो, वही एक ही थॉट होगा मेरे ख्याल से। अदरवाइज चलो एक काम करते, चलो यहाँ से वाई कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है ना, वाई कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है, सही है, कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है, ठीक है। तो वाई कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है, यहाँ पे एक आध कॉस अल्फा बच जाएगा, है ना। एग्जैक्ट कर लेना यार, और कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं, एग्जैक्ट से ही होगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस लीनियर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ से दो आएगा ना, दो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वहीं पे एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं मेरे ख्याल से। रास्ता तो होना चाहिए यार, मेरे ख्याल से रास्ता तो होना चाहिए, अगर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई, सोचने से रास्ता निकल जाएगा, ऐसा नहीं है रास्ता नहीं निकलेगा। चलो कॉस स्क्वायर को निकालती है यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा, कॉस स्क्वायर को बेशक निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर निकल गया तो कॉस अल्फा होके निकलेगा, क्यों, और साइन स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर आ जाएगा तो ये टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल मारेगा तो ये वाई कॉस अल्फा हो जाएगा, सही है क्या, वाई कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, तो इसको अगर उधर लेकर के चलते हैं तो ये एलसीएम होने के बाद वाई डी वाई माइनस एक्स टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे वाई डी एक्स बचेगा, सही है, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई कॉस अल्फा, सही है क्या, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर, हाँ दिख गया दोस्त, दिख गया, बस वाई वाई उड़ा दो, दिख गया, कहानी खत्म। एग्जैक्ट करने का जरूरत नहीं होगा, एग्जैक्ट करते तो भी सॉल्यूशन हो जाता, एग्जैक्ट करते ना दोस्त तो भी हो जाता इजीली, उसमें खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, एग्जैक्ट करते तो भी हो जाता। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर करते ना, एग्जैक्ट नहीं आता तो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट अगर करते तो भी हो जाता, बट प्रॉब्लम ये है कि लेंदी हो जाता बहुत ज़्यादा। क्यों, तो माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये एक्स टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई डी वाई और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से प्लस माइनस बचेगा और ये डी एक्स उधर चला जाएगा, वन बाई कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है और डी एक्स उधर चला जाएगा, सही बात है। तो अभी ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस वन बाई कॉस अल्फा तो सेक अल्फा ही हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे एक्स प्लस सी, और इधर मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को अगर मैं टी स्क्वायर कंसिडर कर लूँगा तो इजीली ये टी है, ये डी टी दी, ये डी टी दिया हुआ है, देखो अगर मैं इस चीज़ को टी स्क्वायर मान लूँगा,
अगर इस चीज़ को मैं टी स्क्वायर मान लूँगा तो ये ट्वाइस टी डी टी अपॉन डी एक्स, मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो इधर ट्वाइस एक्स टेन स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा, बस ख़त्म। तो टी डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स माइनस वाई डी वाई। सही है, क्लियर है दोस्त। चलो अच्छा, यहाँ पे एक्स टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स भी तो आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा टी डी टी और नीचे टी स्क्वायर टी टी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस डी टी आ जाएगा, ये है ना। और इधर तो यही आएगा तो माइनस टी, और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस सेक अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस सी। अभी आप सी को उधर ले जा करके स्क्वायर करके भी आंसर दे सकते हो, या फिर दो पार्ट में ब्रेक करके एफ वन एक्स वाई सी इंटू एफ टू एक्स वाई सी इक्वल टू 0 भी आंसर दे सकते हो। क्लियर है। तो चलिए हायर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो अपन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके, और कुछ इसमें बाकी नहीं है, ठीक है। और इसी थॉट प्रोसेस के चलते आगे हमारा और भी 2 टॉपिक आएगा, है ना, थ्रू एक्स एंड वाई कैसे सॉल्व करते वो सीख जाएंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तब तो आप इसी तरीके से कर लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी भी अप्रोच से करो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले लेक्चर हमारा इस यूनिट का आखिरी लेक्चर होगा, कोशिश करेंगे बिल्कुल, है ना। और अगर लगता भी है ना लेक्चर नंबर 7 ये, तो लेक्चर नंबर 5 अगर 7 का जरूरत होता भी है तो बहुत ही 30-40 मिनट का ही लेक्चर होगा। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे पूरा उम्मीद है कि अगले लेक्चर को खत्म हो जाएगा हमारा यूनिट 1, ठीक है। एंड देन जो भी यूनिट्स आएगा वो छोटे यूनिट्स है, उसमें ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। ये यूनिट 1 में काफ़ी स्ट्रगल वाला पार्ट गया, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा, या फिर क्लास में अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो आप। अदरवाइज आप बिल्कुल कभी भी पूछ सकते हो अकॉर्डिंगली टेक्स्ट वगैरह करके। और जो होमवर्क दिया गया है वो बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। पहले जो क्वेश्चंस करा के दिया गया है उनको कंप्लीट सॉल्यूशन करके नोट्स बना लीजिएगा थियोरी के साथ साथ, एंड देन जो होमवर्क दिया गया है उसको अच्छे से कर लेना, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं दोस्त। अलविदा, पढ़ते रहिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में।